बच्चों के फ्रेंच हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रयास चतुर्वेदी से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें बताया कि मुशायरा में किस तरह कवि या शायर किस तरह अपनी बातों को खुलकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। हिंदुस्तान के कवि या शायर अपनी शायरी में अपने देश को देखते हुए शायरियाँ करते हैं। अगर कोई कभी विदेश से आता है तो वह भी हमारे भारत या अपने फ्रांस की गरीबों को देखते हुए शायरियाँ या कविता लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। शायर कभी या नहीं चाहते कि किसी को उनकी बातें बुरी लगे, इसीलिए वह जो भी बोलते हैं उसका मतलब भी बताते हैं। इसीलिए शायर को पूरी आज़ादी होती है बोलने की, संस्कृति से जोड़ने वाली बातों का प्रयास रहता है। लिटरेचर, ये सारी चीज़ें क्या कहीं मायने रखती है कि अभी भी ये पहले जैसे ही रेलेवेंट था? क्योंकि मुशायरा, कवि सम्मेलन एक दौर में यही इंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था, लेकिन आज इतनी मशरूफियत और समाज ज़्यादातर मशीनीकरण जो हुआ है, क्या इस समय भी वो इसी तरह से प्रासंगिक है? इसके बारे में थोड़ा आपको प्रकाश डालें। बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुशायरे हो, कवि सम्मेलन हो, जो भी क्रिएटिव जीनियस और क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जहाँ तक कौमी यकजहती की यदि बात करें, गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, उस लिहाज से मैं जो देखता हूँ, जब हम उर्दू शायरी के पस मंज़र में चीज़ों को देखते हैं, तो तमाम मानवीय जीवन से जितने जुड़े मसाइल हैं, जितने मरहले हैं, मसलहात हैं जी, उस पर शायर और सुखनवरों ने जितनी पैनी दृष्टि से अपनी नज़र डाली और जितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने काव्यात्मक लहजे से, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं कम कम न पश्चंत कवया, कवि क्या नहीं देखता जी, या शायर सुखनवर क्या नहीं देखता, तो जितनी खूबसूरती से वो उन मसलहात और मरहले जितने हैं उनको अपनी शायरी में पिरो के एक क्रिएटिव जीनियस के माध्यम से जो उसका तसव्वुर पेश करता है, और तसव्वुर में केवल ताना बाना ही नहीं होता, ज़िंदगी के हालात से जूझने की एक सलाहियत पैदा होती है जी, वो उसमें वो जज्बा भरने की कोशिश करता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मुशायरे शायरे ये तो बड़े फ़िक्रमंद होते हैं, बिल्कुल ये किसी खास पैरामीटर में तो बंधे होते नहीं हैं। जी, उर्दू शायरी का जहाँ तक सवाल है, वो उसमें थोड़ा सा उसको एक अलग टेंजेंट पे ले जाता है इस सेंस में, क्योंकि उर्दू शायरी एक खास तरह की तहजीब मांगती है, बिल्कुल जैसा मैं समझ। जी, तहजीब क्या? तहजीब ये कि उर्दू शायरी को कहने का एक पैरामीटर होता है जिसको बहर कहते हैं, जिसमें 4.5 रुपये, 5.5 रुपये, मुक़द्दस गज़लें, मुक़फ़्फ़ा गज़लें होती हैं, लतीफ़ होता है, काफ़िया होता है। जब तक जिसको बेसिक्स की समझ नहीं होती जी, तो उसके फ़िक्र तो बहुत बुलंद होंगे, बिल्कुल थॉट्स तो बड़े उम्दा होंगे, लेकिन वो कहने की जो सलाहियत, खूबसूरती, वो शायद को जब तक वो स्टडी नहीं करेगा तब तक नहीं आएगी। जिसको एक शायर अपनी शायरी में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो शायरी को अपनी शायरी में ये भी मैसेज देता जाता है, ही ऑल्सो ट्राइज टू एजुकेट हिज बेनिफिशियरीज, कि शायरी के यदि आपको शौक़ है तो शायरी आपको लिखने का एक खास पैरामीटर तो शायद। ये तो बात जनरल हो गई। बात कौमी यकजहती की यदि हम करें तो हिंदुस्तान की शायरी जो है उसको 6 कालखंड में बांटते हैं। जी, तो उन कालखंडों का जो स्पेसिफिक जो वो है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मिर्ज़ा गालिब और मीर तक़ी मीर और तमाम इनका जो कालखंड था, तो जो रेख्ता से शायरी निकली तो उसको हिंदवी बोला जाता था, यानी जो हिंदुस्तान की जो शायर थे जी, उन्होंने क्या किया कि शायरी में जीवन के जुड़े हुए जो मसलहात हैं, जैसे मैंने पहले कहा, और भारतीय ज़मीन पर शायरी कैसे पैदा हो रही है, और भारतीय शायरी में रूहानियत का जो तसव्वुर है, शायरी के साथ साथ जो रूहानियत का तसव्वुर है, वो जो एक मिला जुला कंबाइंड उन्होंने एक परसेप्शन पेश किया, इसलिए शायरी के वो बहुत दूसरे टैलेंट और जो लेगेसी जो उन्होंने मिसाल कायम की उसको आज तक शायद
तमाम कालखंड में मीर तकी मीर हुए, सौदा हुए, गालिब हुए, मूसा गालिब हुए, या फिर आज की दुनिया में देखें तो आपके बशीर बद्र, राहत अंदर, फिराक पूरी तमाम जितने शायर थे, तो उनकी फ़िक्र जो थी वो गज़ल के मामले में ज़्यादा इसलिए कामयाब हुई कि उन्होंने बुलंद फ़िक्र करते हुए और एक अपने लिए एक स्वतंत्र आकाश चुना। जी वो किसी भी इज़म में, किसी भी वाद में बंध के नहीं रहे, बिल्कुल। हमेशा से उन्होंने भारतीयता की बात। डॉक्टर साहब एक सवाल ये था, क्योंकि आप फ्रेंच डिपार्टमेंट के हेड ऑफ फ्रेंच डिपार्टमेंट है, तो आप किसी तरह के आप डिफरेंसेस देखते हैं कि एहसास कुवाए हिस्स जिसे बोलते हैं, अगर वो विदेशी किसी धरती पे उतरते हैं तो उसके जो है लवाजमात अलग होते हैं, इफेक्ट अलग होते हैं, और जब वो हिंद की धरा पे जब वो एहसास जब उतरते हैं तो उसके अलग लवाजमात होते हैं। तो क्या इस तरह से ज़मीन भी किसी भी तमद्दुन, किसी भी तहजीब को निर्धारित करती है, या लिटरेचर आगे आगे होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारी अपनी समझ है, जब हम फ्रेंच लैंग्वेज और साहित्य और भाषा का छात्र होने के नाते व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द इयर्स कि फ्रेंच पोएट कोई यदि होगा तो वो अपनी ज़मीन की बात करेगा, उसके ज़मीन की जो मसाइल होंगी वो हमसे गैर यकसा हो सकते हैं, वो जुदा हो सकते हैं जी क्योंकि वो अपने यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेगा। और हमारे यहाँ के जो शायर हैं, हमारे हिंदुस्तानी ज़मीन और हिंदुस्तानी जो परवेश है उसके उससे निकला हुआ जो शायर हुआ, तो वो हमारे यहाँ क्या बात करेगा, हमारे यहाँ मजलूमियत की बात करेगा, गरीबी की बात करेगा, भुखमरी की बात करेगा, अशिक्षा की बात करेगा। और सही मामले में वही शायरी सफल है जो एक सवाल न खड़ा करे, जी सवाल खड़ा करने के साथ साथ वो रास्ता भी दिखाने की कोशिश करे। बिल्कुल क्योंकि शायर वही होता है, शायर सुखनवर वो होता है जो अपने युग का जो शायर सुखनवर होगा वो शायरी सुखनवर में एक हमेशा संकेत करेगा जी जैसे तुम इस रास्ते को फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह वन डे तुम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल। आपका जो प्रश्न था उसका जवाब ये है कि एक फॉरेन नेशनल मान लीजिए है, हम जैसे फ्रेंच पोइट की बात की तो फ्रांसीसी कविता को अलग अलग कालखंड में देखा, वहाँ की जो कविताएं होती थी वो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी से अनुप्राणित होती थी। जी आप समझ रहे, जैसे वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा होते थे, धार्मिक इश्यूज ज़्यादा होते थे, तो उनकी कविता में वो रिफ्लेक्शन आता है उनकी। हमारे यहाँ की शायरी में आप जैसे जो मुगलिया सल्तनत के कालखंड में शायरी होती थी, अच्छा, तो डॉक्टर साहब उसमें जो उस तरह की जो शायरी होती तो हो सकता है जब उनकी शायरी को हम पढ़ें उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की फेस की, तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं से शायरी परंपरा या इस तरह की बातें निकल के आ रही हो शायद, लेकिन ओवरऑल जो फिक्र निकल के आती है जैसा मैं देख पाता हूँ जी वो यही है कि मानवीय पक्ष, मानवीय संवेदनाएं, इसीलिए भारतीय हिंदुस्तानी जमीन का जो शायर था पूरी दुनिया में उसने अपनी शायरी का परचम लहराया, क्योंकि वह यूनिफॉर्म ट्रुथ की बात करती है, सार्वभौम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करता। वसुधैव उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा ये था कि जितनी भी पोइट्री होती है, चाहे वो नज़्म फॉर्म में हो, गज़ल में हो, रुबाई में हो, मसनवी में हो, तो वो ले देकर देखा जाए तो समाजी और मुआसी पश मंजर होता है उस समाज का। बहुत सही आपने कहा। उस तरह का प्रोग्रेस क्या आपको लिटरेचर में भी देखने को मिला? रेनांसा के बाद एक दौर ले लीजिए, उसके बाद अगर हम अपना देश के बारे में देखें तो क्या आज़ादी के बाद भी उस तरह का हमारे में एक प्रगतिशील हमारा लिटरेचर रहा है साइंस की तरह, या साइंस से कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अभी हम पीछे हैं? जितना आपके सवाल को ही हम जवाब का आधार बनाते हैं जी। कहना ये उचित होगा कि जिस साहित्य में अपने दौर, जैसे ने कहा, अपने दौर के प्रति संजीदगी नहीं है, वो शायरी या वो शायर वो साहित्य मर जाएगा। वही शायर जिंदा होगा, वही शायर जिंदा रहेगा, वही शायर सुखनवर, वही पोएट, वही क्रिएटिव थिंकिंग जिंदा रहेगी, चलेगी, जिसमें एक सार्वभौम शाश्वतता का परसेप्शन हो, जिसमें जो एक
एक खास पर्टिकुलर, जैसे आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो हुई, तो जी। फ्रांस की क्रांति आज किताबों में बन के रह गई, क्योंकि आज उस दौर से बहुत आगे हम निकल आए। बिल्कुल सही। 1789 के कालखंड में जो हुआ, जिसमें जो सामान्य वर्ग ने अपने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो वो मिशन एकम्प्लिश हो गया। मिशन जब वो हो रहा था तब लिटरेचर तमाम दुनिया भर में बोलता है, मोंटेस्क्यू जितने भी दार्शनिक आए उन्होंने बहुत सारा लिखा पढ़ा, लेकिन वो आज वही में लिमिटेड होते रह गया। जी। आज का जो शायर है, आज का जो पोएट है, वो उसकी फिक्र बहुत आगे जा चुकी है, तो वो आज के दौर की शायरी को साथ में जब तक लेकर नहीं चलेगा, जहाँ तक साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी और साइंस के दौर में साहित्य की जो जमीन है वो कितनी सुरक्षित है, ये आपका प्रश्न था। जी बिल्कुल है ना, तो उस प्रश्न का जवाब ये है कि साहित्य एक अलग चीज़ है। हमको जीने के लिए एसी भी चाहिए, चलने के लिए कार भी चाहिए, जी। लेकिन सोचने के लिए मानवीय संवेदना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन पे आदमी सड़क पे पड़ा हुआ भूख से तड़प रहा हो और बगल से मर्सिडीज से धुआं उड़ाते हुए निकल जाए, क्या बात है। तो ये पस मंजर बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल सही बात है। हमारी ये कोशिश हुई कि हम मर्सिडीज से उतर के सबसे पहले उसको भूखे को भोजन कराएं या उसके हाथ में पैसा रखें, जी। उसके जीवन में उसके प्राण, तब तो हमारे होने का एक मतलब है। बिल्कुल। क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंस का भी कहीं ना कहीं से मोटिव यही है कि हमारा जीवन सुखमय कैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी कीमती वक्त हम लोगों को दिया, आपकी मशरूफियत हम लोग समझते हैं। आप प्रोफेसर प्रयास चतुर्वेदी सर है, हेड ऑफ फ्रेंच डिपार्टमेंट, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं धन्यवाद, आपने शुक्रगुजार मुझे हूं, मौका सर, दिया कि बोलने आपने का। हमारे चैनल को टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू।